बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक फर्म परफेक्ट कंपटीशन के तहत किस तरह से डिफरेंट डिसीजंस करती है, और ये हम क्यों पढ़ रहे हैं आपको अच्छी तरह से याद होगा। उससे पिछले लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि हम टाइप्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ मार्केट्स पढ़नी थी, जिसमें पहला परफेक्ट कंपटीशन है, दूसरा मोनोपोली, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और फिर हम ओलिगोपोली पढ़ेंगे। अब ये 4 टाइप्स हमने पढ़नी है। ये 4 टाइप्स हम किन बुनियादों पे करते हैं, इनकी डिवीजन किन बुनियादों पर होती है, वो अगर आप समझने के लिए इस तरह से कर लें कि नंबर्स ऑफ द फर्म्स डिसाइड हाउ मेनी फर्म्स आर प्रोवाइडिंग द सप्लाई इन द मार्केट, वो डिसाइड करते हैं। मसलन अगर लार्ज नंबर ऑफ firms are producing a homogeneous goods, we'll say that this is perfect competition, right? और इसके बिल्कुल उलट क्या होगा, लार्ज नंबर के बिल्कुल उलट क्या होगा, only one firm is providing the whole supply in the market, सारी की सारी सप्लाई सिर्फ एक फर्म दे रही है, तो ये क्या होगा, मोनोपोली। तो 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम क्या है, there is only one firm which is producing and supplying the product, other is that there is large number of sellers, there is large number of producers are producing that commodity, right? So ये 2 एक्सट्रीम्स हो गई। इनके दरमियान अगर उनमें जो है वो चंद जो है वो फर्म्स हो तो हम उसे ओलिगोपोली कह लेते हैं, और अगर चंद से ज्यादा हो और लार्ज से कम हो तो हम उसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। लिहाजा ये तो सिर्फ मैंने आपको याद दहानी कराई कि हम किस सीक्वेंस में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हम मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसके अंदर हमने बताया आपको 4 मार्केट स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में हमने पढ़ने हैं, और उसमें परफेक्ट कंपटीशन हम पढ़ रहे थे। परफेक्ट कंपटीशन के शॉर्ट रन के इक्विलिब्रियम्स हमने आपको बताया। हमने आपको बताया कि परफेक्ट कंपटीशन के तहत एक फर्म शॉर्ट रन के अंदर किस तरह से इक्विलिब्रियम अटेन कर सकती है। हमने आपको बताया कि एक फर्म 2 तरह से जो है अपने इक्विलिब्रियम अटेन करती है, एक टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का उसकी मदद से, और दूसरा हमने आपको बताया कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के जो है जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस इक्विलिब्रियम की मदद से। तो हमने आपको ये बताया था कि आपकी डिफरेंट ऑप्शंस एक फर्म के जो सिचुएशंस हैं एक फर्म फेस कर सकती है। एब नॉर्मल प्रॉफिट फेस कर सकती है। इन केस ऑफ एब नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली एवरेज कॉस्ट इज less than price, it means the average cost point is below the price line। दूसरा आपको बताया था नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट और प्राइस इक्वल होती है। जब एवरेज कॉस्ट यानी कि पर यूनिट कॉस्ट है या टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू या प्राइस की हो जाए तो फिर प्रॉफिट तो बेसिकली बुनियादी तौर पे 0 हो जाएगा ना। जब रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाए तो हम तो कहेंगे प्रॉफिट 0 है। तो फिर हम इसे नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहते हैं, वो हमने आपको बताया था कि बेसिकली नॉर्मल प्रॉफिट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट, राइट। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला आपको याद होगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट का आपकी सारी बातें याद होंगी। द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक्स कॉस्ट आपको याद होगी, राइट। इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट याद हो। अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर सिर्फ हम जो है वो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लेते हैं, यानी कि रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इकोनॉमिक्स के अंदर रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी हम ऐड करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। हेंस जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड होता है किसके अंदर, कॉस्ट के अंदर। इसलिए जब आपका रेवेन्यू और कॉस्ट का जो है वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे होते हैं, या रेवेन्यूज और टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हो रहे हो, तो हम इसे 0 प्रॉफिट नहीं बल्कि हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। सो इकोनॉमिक प्रॉफिट उस वक्त नॉर्मल होता है, राइट। सो उसके बाद अगर हमने तीसरी सूरत बताई थी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस से ऊपर और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राइस से नीचे और एवरेज कॉस्ट प्राइस से ऊपर हो, यानी कि सम पार्ट ऑफ द एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो आपका पूरा हो रहा है और सम पार्ट जो है उसका पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि फिक्स कॉस्ट का कुछ हिस्सा आपका पूरा हो रहा है और कुछ हिस्सा पूरा नहीं हो रहा। इन दैट केस हम उसे जो है वो नॉर्मल लॉस कहते हैं। तो फर्म काम जारी रखेगी। क्यों जारी रखेगी कि एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट जो है वो पूरा हो रहा है आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन रहने से। और चौथी सूरत हाल हमने बताई थी आपको, जहां तक मुझे याद पड़ता है, वो है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता था? एबनॉर्मल लॉस एक ऐसा लॉस होता था कि जिसके अंदर एक फर्म बेसिकली न सिर्फ
जो है उसकी प्राइस जो है वो उसके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाती है। जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वहां से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गुजरनी होती है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उस फर्म को एवरेज फिक्स कॉस्ट के बराबर लॉस फेस करना पड़ रहा है। यानी कि तो जब एवरेज फिक्स कॉस्ट के बराबर फेस करना पड़ रहा है तो इन बोथ केसेस अगर वो कारोबार जारी रखे या कारोबार बंद कर दे, दोनों सूरत हाल में जो है उसको लॉस बराबर है, लिहाजा वो काम जारी रखेगी। और तीसरी आखिरी पांचवी सूरत हाल ये थी कि फर्म जो है वो अपना काम बंद कर दे, शट डाउन पोजीशन। सो वो जो सूरत हाल थी कि प्राइस के अंदर न सिर्फ फिक्स कॉस्ट पूरी नहीं हो रही थी बल्कि वेरिएबल कॉस्ट भी पूरी नहीं हो रही थी, राइट। सो कुछ पार्ट ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पूरा नहीं हो रहा था और कुछ पूरे का पूरा फिक्स कॉस्ट पूरा नहीं हो रहा था। इस वजह से फर्म प्रेफर करेगी कि वो अपना प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप कर दे, बंद कर दे, शट डाउन कर दे। ओके, सो यहां तक हम जो है वो कल के लेक्चर में पहुंचे थे। आज जो फर्म्स के डिसीजंस इन परफेक्ट कंपटीशन जो लेक्चर हम पढ़ रहे थे उसके अंदर द फर्म्स शॉर्ट रन सप्लाई कर्व को हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम द फर्म्स शॉर्ट रन सप्लाई कर्व को डिस्कस करेंगे। A perfectly competitive firm's short run supply curve shows how the firm profit maximizing output varies at the market price varies, other things remain the same, right। ये आपको बताती है कि अगर मुख्तलिफ इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो है मुख्तलिफ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मुख्तलिफ प्राइसेस हैं उसके साथ फर्म की आउटपुट पे क्या असरात पड़ते हैं। अब कम्पिटिटिव फर्म्स शॉर्ट रन सप्लाई कर्व शोज क्या शो करती है, हाउ द फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट वेरीज एट द मार्केट प्राइस वेरीज। जैसे प्राइस वेरी करती है तो आउटपुट कितनी वेरी करती है, जबकि दूसरी अदर थिंग्स डू नॉट चेंज। ओके, नाउ because the firm produces the output at which marginal cost equals marginal revenues and because marginal revenue equals to price, the firm's supply curve is linked to marginal curve, right। आपको मैंने बताया ना इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे, माइनर रेवेन्यू माइनर कॉस्ट के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माइनर रेवेन्यू और माइनर कॉस्ट जहाँ पे बराबर हो तो फर्म लिंक करती है माइनर रेवेन्यू के साथ, माइनर कॉस्ट के साथ। तो माइनर कॉस्ट का वो पॉइंट जो मिनिमम प्राइस जहाँ पर फर्म मिनिमम पॉइंट पर काम करना चाहती है उससे ऊपर की तरफ जो है वो सारे का सारा आपका क्या कहलाएगा, माइनर कॉस्ट का वो हिस्सा क्या कहलाएगा आपका सप्लाई कर्व, राइट, शॉर्ट रन सप्लाई कर्व। सो बिकॉज द फर्म प्रोड्यूसेस द आउटपुट at which marginal cost equal marginal revenue and because marginal revenue equals price, the firm's supply curve is linked to the marginal cost curves. Okay, now but there is a price below which the firm produces nothing at shutdown temporarily। वो प्राइस जिससे नीचे वो बिल्कुल प्रोड्यूस टेम्पोरेली जो है बंद कर देती है, बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करती, उससे नीचे जो है मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है सप्लाई कर्व नहीं होगा, उससे ऊपर की तरफ। ओके, now temporary plant shutdown if the price is less than the minimum average variable cost, price is less than minimum average variable cost, the firm shut down temporarily and incur a loss equal to the total fixed cost। okay, so the loss is the largest that the firm must bear। okay, ये largest loss है। if the firm were to produce just 1 unit of output at the price below average variable cost, it would incur an additional loss, that is unavoidable loss, जो हमने आपको फिफ्थ सूरत में बताया था, right। now the shutdown point is the output and price at which the firm just cover its total variable cost। total variable cost सिर्फ पूरी कर रही, फिक्स कॉस्ट का बिल्कुल कुछ पूरा नहीं कर रही, तो वो शट डाउन उधर फर्म अगर चाहे तो शट डाउन कर सकती है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप पर क्वेश्चन किया था कि व्हाट वुड यू डू इफ यू आर फेसिंग द लॉस इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट, राइट। सो द एवरेज फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू द लॉस व्हिच यू आर फेसिंग, व्हाट विल यू डू, वेदर यू विल शट डाउन योर प्लांट और यू विल कीप ऑन वर्किंग। सो इट्स अप टू यू नाउ, राइट। नाउ the shutdown point is the output and price at which the firm just cover its total variable cost। This point is where average variable cost is at its minimum। it is also the point at which the marginal cost curve crosses the average variable cost। so marginal cost curve average variable cost को जहां पर क्रॉस करती है ये वही पॉइंट होता है। okay, now at the shutdown point the firm is indifferent between producing and shutting down temporarily, right। so ये क्वेश्चन था, मैंने आपसे पूछा था, तो ये आप पर डिपेंड करता है, right। it incurs a loss equal to total fixed cost from either action। बंद करें तब भी उतने, चलाते रहे तब भी उतने ही आपको लॉस फेस करना है। okay, now if the price exceed minimum average variable cost, the firm produces the quantity
at which marginal cost equal to marginal price. Okay, so if the price exceed minimum average variable cost, the firm produces the quantity at which marginal cost equal to price. The price exceeds average variable cost and the firm cover all its variable cost and at least part of it fixed cost. Okay, now the firm decision in perfect competition, look at this diagram, right? So here we go. In figure 11.5, this figure shows how the firm short run supply curve is constructed, right? If price equals minimum average variable cost, that is in this upper part of the diagram, $17 is in this example, the firm is indifferent between producing nothing and producing at the shutdown point T. So look at this here. At this point, price is 17 here and average variable cost is again 17, right? So at this point अब फर्म जो है इनडिफरेंट है, काम करे या बंद कर दे, राइट? सो अगर वो काम करेगी 17 प्राइस पर वो 7 यूनिट प्रोड्यूस कर रही होगी. ओके, सो आप नीचे वाले डायग्राम में देखें, इन दोनों को इधर वाई एक्सिस पर ये प्राइस है और एक्स एक्सिस पर आप देखें क्वांटिटी है. ओके, सो देखिए when price is 17, the firm is producing 7. Okay, when price is 17, firm is producing 7 points. So by joining this we will get the T point. What is that? This T point. हमें क्या मिला? T point. आगे देखें. Here we go. If the price is 25, a price increase हो गई और ये 25 हो गई, the firm produces 9 sweater a day, the quantity at which marginal cost is equal to marginal revenue. Look at this point here. This is the point, equilibrium point, remember, right? Here marginal revenue is equal to marginal cost. This marginal revenue is equal to marginal cost. This is new equilibrium point. At this point it shows that price would be 25 and quantity would be 9, right? So drawing these both points here in this diagram, 25 and 9, we'll get this point. Okay, I highlighted this point. Okay, so if the price is 31, now price is increased from 25 to 31, this 31. Now how much you are producing? That is 10. Output is 10. How you get this point? Here marginal revenue is equal to marginal cost. This is the equilibrium point. Okay, with the help of this you will get, when price is 31, output is 10. So you get this point. Here you can see 10 and 31, you get this third point. Okay, now the blue curve in part B traces the firm's short run supply curve from T to S, right? So this is the supply curve of a firm. Why it is so? Because at price, when price was 7, firm were producing 7 sweaters. They were supplying 7 sweaters. And when price increased by 25, obviously they increased the supply, that is 9. When price increased by 31, they increased the supply, that is 10. So you know that law, you remember the law of supply. There exists positive relationship between supply and quantity supply and price. So there exists positive relationship between price and quantity supply. So you can see that this is a positive curve which shows the supply of sweaters at different prices, right? So this is how we can draw a supply curve with the help of different situations when price increases or decreases. Okay, the firm decision in perfect competition, look at this short run industry supply curve. So that was the firm supply curve and this is the industry supply curve. Before this, that we start this concept, let me explain this the difference between firm and industry. Is consist of lot of firms, right? एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं, राइट? सो बहुत सारी फर्म्स जो एक चीज को प्रोड्यूस कर रही हैं वो मिलकर क्या बनेंगे? इंडस्ट्री, राइट? जैसे कि स्वेटर है, राइट? सो जितनी फर्म भी स्वेटर प्रोड्यूस कर रही है उसे आप इंडस्ट्री बोलेंगे, स्वेटर की इंडस्ट्रीज. अगर एक यूनिट जो प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम फर्म बोलते हैं, तो जितने यूनिट स्वेटर की सप्लाई दे रहे हैं उसे हम स्वेटर की इंडस्ट्री बोलेंगे. तो अब हम क्या देख रहे हैं? शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व, राइट? सो वो क्या था? फर्म सप्लाई कर्व, ये इंडस्ट्री सप्लाई कर्व है, राइट? सो इंडस्ट्री क्या होती है? ये बेसिकली सबमिशन होता है बहुत सारी फर्म्स का. बेसिकली ये जब हमने एड अप कर दें उन सब की सप्लाई तो हमें
इंडस्ट्री की सप्लाई मिल जाएगी। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ। मसलन अगर जो है वो इंडस्ट्री के अंदर 5 फर्म्स हैं और उनकी एक प्राइस के ऊपर वो जितना भी सप्लाई कर रहे हैं उसको हम सम अप कर लें, इकट्ठा कर लें, तो वो इंडस्ट्री की सप्लाई बन जाएगी। ओके, नाउ the short run industry supply curve shows the quantity supplied by the industry at each price when the plant size of each firm and the number of firm remain constant. So ये क्या बताती है कि शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व क्या बताती है आपको कि कितनी क्वांटिटी कीमत किसी कीमत पर सारी फर्म्स दे रही थी, राइट। और इसमें ये क्यों लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ फर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, एंड द साइज ऑफ प्लांट रिमेन कांस्टेंट। ये अब आप गौर करें, आपको इसके ऊपर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि प्लांट साइज एंड नंबर ऑफ फर्म्स रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। ऐसा वाला क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम शॉर्ट रन देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? शॉर्ट रन। और शॉर्ट रन वो अरसा वक्त होता है कि जिसके अंदर ना पुरानी फॉर्म मार्केट छोड़ के जा सकती है ना नई फॉर्म आ सकती है, राइट। और ये वो अरसा वक्त होता है कि जिसके पास आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप नया कारखाना लगा सकें। तो प्लांट साइज या कैपिटल साइज जो मशीनरी पड़ी है वो आप चेंज तो नहीं कर सकते, तो प्लांट साइज नहीं चेंज हो सकता। और नंबर ऑफ फर्म्स क्यों नहीं चेंज का हो सकता? क्योंकि इतना वक्त नहीं होता कोई नई फर्म आए और नया प्लांट लगाए और इंडस्ट्री के अंदर शामिल हो जाए। तो शॉर्ट रन के अंदर प्लांट साइज और जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर नंबर ऑफ फर्म्स और प्लांट साइज कांस्टेंट रहे और एक कीमत पर मुख्तलिफ फर्म्स कितनी जो सप्लाई दे रही हैं उसको एड अप कर लिया जाए तो ये आपकी क्या बन जाएगी, शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। ओके, नाउ हियर वी गो। द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द इंडस्ट्री एट गिवन प्राइस इज the sum of the quantity supplied by all firm in the industry at different price, right? You can see A, B, C, D दीजिए। अगर पहले प्राइस आपकी 17 थी तो एक फर्म 7 दे रही थी और फिर इस तरह से ये इनको आप एड अप कर लें। The short run here we go, so A, B, C, D, here we go. At a price equal to minimum average variable cost, the shutdown price, the industry supply curve is perfectly elastic because some firm will produce the shutdown quantity and other will produce zero. क्यों है? क्योंकि कुछ फर्म से प्रोड्यूस करेंगी, जैसे मैंने आपसे पूछा था ना कि वुड यू लाइक टू कीप ऑन प्रोड्यूसिंग और यू विल कीप ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस और नॉट। तो कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, इसलिए ये इलास्टिक है। सो फ्रॉम ए टू डी ये देखें आपकी जो है सप्लाई कर्व है और ब्लू पार्ट आपका जो है वो बता रहा है कि कुछ फर्म जीरो प्रोड्यूस भी करेंगे। ओके, नाउ हियर वी गो, दिस इज द डिमांड एंड सप्लाई, राइट। आउटपुट प्राइस एंड प्रॉफिट इन परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, जिसमें हम शॉर्ट रन इंडस्ट्री सप्लाई एंड इंडस्ट्री डिमांड डिटरमिन द मार्केट price and output where demand and supply is equal. You can see in this that they intersect at this point. Okay, demand and supply is intersecting at this point. So this is market price and this is market quantity sold. Okay, clear? This is that, and the figure 11.7 show a short run equilibrium at the intersection of the demand and supply. You can see that. Now, a change in demand, an increase in demand brings a rightward shift of the industry demand curve. The price rises and industry and the quantity increases. Now, increase in demand से क्या हुआ? आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। आपका ये इक्विलिब्रियम था पहले, आप प्राइस थी 20 और आपकी सप्लाई थी 8, राइट, 8000 पर डे, राइट, 8000 पर डे और प्राइस इज $8, $20। ओके, नाउ अगर किसी वजह से डिमांड शिफ्ट हो गई है, आपको ये याद है कि डिमांड क्यों शिफ्ट होती है? आपको ये याद है कि डिमांड होती क्या है? डिमांड क्या चीज होती है? इट्स विल एंड पावर। डिमांड फंक्शन याद है आपको? डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इनकम, नंबर ऑफ कंज्यूमर, फैशन, टेस्ट, एटसेट्रा। ओके, आपको याद होगी ना ये सारी बात। इफ there is change in price, you move along the demand curve, so you call it change in demand, right? Change in quantity demand. और अगर आप शिफ्ट कर जाए उस डिमांड कर्व से, वो किस वजह से होगा? प्राइस की वजह से नहीं होगा, अदर देन
प्राइस, कोई भी फैक्टर जिसमें तब्दीली आ गई है, जैसे कि गर्मियों से आप सर्दियों में एंटर हो रहे हैं तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी. यू विल नॉट मूव अलोंग द डिमांड कर्व, बट व्हाट विल हैपन, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ये शिफ्ट हुई आपकी D1 से D2. अब देखें ये D1 से आप शिफ्ट हुए, आप किधर आ गए, D2 पर. उससे क्या हुआ, आप गौर करें कि आपकी प्राइस नया इक्विलिब्रियम ये हो गया, जिससे प्राइस कितनी होगी 25, प्राइस इंक्रीज होकर 25 हो गई और क्वांटिटी 9000 सब स्वेटर पर डे हो गए. ओके, सो आपने गौर किया कि एन इंक्रीज इन डिमांड ब्रिंग्स अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ द इंडस्ट्री डिमांड कर्व, द प्राइस राइजेस एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस. उससे हुआ क्या, आपने देखा प्राइस राइज हो गई, ये आप देख रहे हैं प्राइस ये राइज हो गई, और उससे क्या हुआ, आपकी क्वांटिटी राइज होगी फ्रॉम 8000 टू 9000 आप हो गए. ओके, सो चेंज इन डिमांड से क्या होता है, चेंज इन डिमांड से अगर डिमांड जो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए तो उससे क्या होता है, प्राइस भी बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ने से आपकी सप्लाई भी बढ़ जाती है. ओके, ना a decrease in demand brings leftward shift of industry demand curve, the price falls and quantity increase. You can see that the demand curve if shifts from D1 to D3. Now the new equilibrium is here, somewhere here. This is new equilibrium. Price decreased and decreased, it becomes 17 and quantity is 7000 स्वेटर्स पर डे. सो जब आपकी डिमांड शिफ्ट हुई आपकी राइटवर्ड, राइट, सो उससे क्या हुआ, प्राइस आपकी डिक्रीज हो गई, यू कैन सी डिक्रीज हो गई इतनी, और क्वांटिटी भी आपकी डिक्रीज हो गई, इस तरफ आप शिफ्ट हो गए. ओके, सो प्राइस के बढ़ने और गिरने का असरात आपने देखे कि डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हो गई तो प्राइस भी बढ़ गई और सप्लाई भी बढ़ गई इंडस्ट्री की, और अगर ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई तो प्राइस भी कम होगी और सप्लाई भी शिफ्ट हो जाएगी. अ डिक्रीज इन डिमांड ब्रिंग अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ इंडस्ट्री डिमांड कर्व, द प्राइस फॉल्स एंड क्वांटिटी डिक्रीजेस. प्राइस फॉल कर जाती है और क्वांटिटी डिक्रीज कर जाती है. तो इंडस्ट्री की डिमांड कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है. शिफ्ट क्यों होती है, किस वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस की वजह से तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है, यू मूव अलोंग द डिमांड कर्व. ये शिफ्ट किस वजह से हुई होगी, वेदर की वजह से होगी. क्या वेदर हुआ होगा कि देखें, जैसे आप एग्जांपल ले लें कि मार्च आ गया, मार्च के बाद अप्रैल मई गर्मियां शुरू हो गई तो डिमांड कर्व आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और अक्टूबर नवंबर में जाके आपकी डिमांड स्वेटर्स की कर्व जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी. जब राइट वर्ड शिफ्ट होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी और सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और जब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी तो प्राइसेस भी गिर जाएंगी और सप्लाई भी गिर जाएगी. अब आपको यकीनन अंदाजा हो गया होगा कि वेदर के चेंज हो जाने से आपकी जो है वो सप्लाई, स्वेटर्स के सप्लाई बढ़ क्यों जाते हैं और प्राइसेस क्यों बढ़ जाती हैं. और वेदर के जब इसी वजह से जब आप देखें ना, जब गर्मियां शुरू होने वाली होती है ना तो स्वेटर की जो है वो मार्केट के अंदर आपने देखा कि वो सेल लगा देते हैं ताकि ये बिक जाए किसी तरह से. एनीवे उसकी रीजनिंग हम बाद में देखेंगे. इस वक्त ये है कि आप डिमांड जो है आपकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है मौसम बदलने से, या राइटवर्ड शिफ्ट हो जाती है. ओके, सो आपने देखा कि डिक्रीज इन डिमांड प्राइस फॉल्स एंड फर्म्स डिक्रीज प्रोडक्शन. क्या हुआ, आपकी डिक्रीज इन डिमांड हुई, प्राइस फॉल कर गई, और फर्म्स ने क्या किया, प्रोडक्शन कम कर दी. प्रोडक्शन कम की तो इंडस्ट्री की सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा, ऑब्वियसली वो भी कम हो जाएगी. क्यों कम होगी, क्योंकि सारी फर्म्स की प्रोडक्शन या सप्लाई को ऐड अप करके वो मार्केट की सप्लाई बनती है. ओके, नाउ मुझे उम्मीद है कि आपको शॉर्ट रन के सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे. अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग रन की तरफ, और हम ट्राई के हम लॉन्ग रन को जो है परफेक्ट कंपटीशन के इक्विलिब्रियम लॉन्ग रन में समझ सकें और उसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकें. तो लॉन्ग रन सबसे पहले आपको याद दिलाने के लिए कि लॉन्ग रन वो ऐसा वक्त होता है कि जिसमें फर्म्स जो हैं वो कारोबार बेच के दे गॉट एनफ टाइम, दे कैन लीव द मार्केट, एंड सम अदर फर्म हु आर आउटसाइड द market they can get into the market because enough time is available to that firms कि वो आए नया प्लांट लगाएं. साथ ही साथ ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ये वो टाइम पीरियड है कि जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट का वजूद नहीं होता. क्यों वजूद नहीं होता, क्योंकि अब आप जो प्लांट्स हैं जिनको आपने कैपिटल है जिसको आपने फिक्स किया होता है वो आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि प्लांट साइज भी बढ़ा सकते हैं, नई बिल्डिंग भी किराए पे ले सकते हैं. यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस इफ यू नीड टू, राइट, एंड इफ यू कैन कंट्रैक्ट द बिजनेस इफ यू वांट टू, राइट. सो इट मींस कि लॉन्ग रन के अंदर आप सिर्फ 3 कंसेप्ट देखेंगे कॉस्ट के, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट. अब आपने देखा
क्यों ये 3 कंसेप्ट है? इसलिए हैं वो, अब ये गौर किए, ये 3 कंसेप्ट है और शॉर्ट रन के अंदर 7 कंसेप्ट हैं। उसकी वजह यह है कि अब फिक्स्ड और वेरिएबल का जो है वो सिलसिला लॉन्ग रन के अंदर नहीं है, हर कॉस्ट वेरिएबल है। ओके, हियर वी गो। आउटपुट, प्राइस एंड प्रॉफिट इन परफेक्ट कंपटीशन। लॉन्ग रन हम देखेंगे, लॉन्ग रन एडजस्टमेंट हम देखेंगे। लॉन्ग रन एडजस्टमेंट क्या होती है? इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अ फर्म मे अर्न एन इकोनॉमिक प्रॉफिट, अर्न नॉर्मल प्रॉफिट और इनकर इकोनॉमिक लॉस। ये होता है शॉर्ट रन के अंदर। जबकि लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है? Which of these states exist determine in the further decision of the firm make in the long run। ये decisions आपको long run में helpful होते हैं। Why? In the long run the firm may enter or exit an industry और change its plant size। अब ये long run के अंदर आप ये दोनों काम कर सकते हैं, राइट? अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? प्लांट साइज को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। लॉस हो रहा है, किसी और को बेचे और चले जाएं, यू कैन डू दैट, राइट? सो लॉन्ग रन के अंदर एंट्री और एग्जिट की वजह से जो है और प्लांट चेंज होने की वजह से आपका हमेशा फर्म्स जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। क्यों नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है? उसकी रीजन पता है आपको? उसकी रीजन ये है, इफ देयर इज एनी फर्म इज फेसिंग, द फर्म्स इन द इंडस्ट्रीज is facing abnormal profit, what will happen then? The firms who are outside the industry will come into the industry because of that normal abnormal profit। abnormal profit हो रहा है तो बाहर बैठी फर्म जो है वो मार्केट के अंदर आ जाएंगी, चीज को प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई बढ़ जाएगी, उसकी वजह से प्राइसेस कम हो जाएंगी और abnormal प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। ओके, और अगर ऐसी सूरत हाल सामने हो कि जिसमें आप देखें कि अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि लॉसेस, यानी कि आपको लॉस फेस करना पड़ रहा है, राइट? जब लॉस फेस करेंगे तो लॉन्ग रन है, प्लांट बेच के आप चले जाएंगे। ओके, सो इससे क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होने से क्या होता है? प्राइस इंक्रीज हो जाती है, प्राइस इंक्रीज हुई तो एबनॉर्मल लॉसेस या लॉसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी। सो इसके अंदर क्या होता है? लॉन्ग रन के अंदर आपकी एबनॉर्मल प्रॉफिट की वजह से फर्म्स आती हैं, प्रॉफिट शेयर हो जाता है, प्रॉफिट नॉर्मल हो जाता है। लॉसेस की वजह से जो है वो फर्म्स कमजोर चली जाती हैं, जिसकी वजह से लॉस कम होके नॉर्मल हो जाता है। तो आप याद रखिएगा कि फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट और चेंज इन प्लांट साइज बेसिकली उसका क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं? उसकी ये इम्प्लीकेशन होती है कि फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन ऑलवेज अर्न a normal profit. Okay, we'll see later. Now, entry and exit. First of all, new firms enter an industry in which existing firm earn an abnormal profit, right? Or right, economic profit, right? So firm exit an industry in which there occur an economic loss. Economic loss हो रहा है, फर्म्स छोड़ के चली जाएंगी कमजोर जो लॉस फेस नहीं करती और सप्लाई कम हो जाएगी। और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म्स मार्केट के अंदर एंटर हो जाएंगी और इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो शेयर हो जाएगा, डिवाइड होकर सप्लाई ज्यादा हो जाने की वजह से वो नॉर्मल हो जाएगा। ओके, नाउ figure 11.8 on the next slide shows the effect of entry and exit. Look at this. Here we go. This is the demand and simple demand and supply curve. This is simple demand and supply curve. They are intersecting at this point, right? This is the point where they are intersecting. The price is determined 23 and supply is 7,000 per day. Okay, 7,000 sweaters per day. Okay, now what happened? Here we go. A new firm enter an industry. Industry supply increases. नई firm आ गई, industry supply increase होगी. The industry shift toward right side, right? जैसे जैसे फर्म्स आती जा रही हैं इंडस्ट्री सप्लाई का राइट साइड शिफ्ट होती जा रही है। उससे क्या हुआ? प्राइसेस पे क्या असर पड़ा? आप देख रहे हैं अब प्राइस क्या होगी? 20 और सप्लाई क्या होगी? 8। सो सप्लाई कर्व शिफ्ट हुई आपकी किस तरफ? राइट साइड पे, राइट साइड पे शिफ्ट हुई, राइट? ये फ्रॉम S1 टू S2 हुई। इसकी क्या इम्प्लीकेशन हुई? इसकी इम्प्लीकेशन ये हुई कि प्राइस गिर गई और आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। ओके, नाउ the price falls, the quantity increase and the economic profit of the each firm decreases. Okay, this is the implication of free entry. Now we'll see a firm exit. जब फर्म एग्जिट करेगी उससे क्या होगा? ठीक है, सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ये देखिएगा, हियर वी गो, डिक्रीज होती है। फर्म्स एंटर और एग्जिट कर रही हैं, सप्लाई कम होती चली जा रही। पहले इक्विलिब्रियम ये था तो प्राइस 17 थी और आपकी सप्लाई 9 थी। अब
फर्म्स ने एग्जिट किया, सप्लाई S2 से कम होती होती S0 तक आ गई, जिसकी वजह से प्राइस बढ़कर 20 हो गई और सप्लाई कम के होकर 8 हो गई। सो एग्जिट डिक्रीजेस सप्लाई, यू नो दैट। तो ये डिक्रीज होकर आपके लेफ्ट साइड पे आ जाती है। ओके तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है द प्राइस राइजेस फ्रॉम 17 to 20, आप देख सकते हैं, एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ ईच फर्म डिक्रीजेस। ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ चेंज इन प्लांट साइज, दो आपको बताए थे ना, एक फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट और दूसरा चेंज इन प्लांट साइज, तो उसकी इंप्लीकेशंस क्या होती हैं। लुक एट दिस, फर्म चेंज देयर प्लांट साइज व्हेनेवर डूइंग सो इज प्रॉफिटेबल। जब कभी भी फर्म को यह महसूस होता है ना कि प्लांट साइज को बढ़ाने से उनके प्रॉफिट्स ज्यादा हो सकते हैं, तो फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स अपने प्लांट साइज को बढ़ा लेती हैं। सो फर्म विल, what they will do is that they will increase their plant size whenever they feel like that they can earn more profit. Okay, here we go. If average total cost exceed the minimum long run average cost, firm changes their plant size to lower cost and increase profit. Right, क्या करेंगे, if average total cost exceed the minimum long run एवरेज कॉस्ट उससे बढ़ जाएगी तो फर्म क्या करेंगी, प्लांट साइज को बढ़ा लेंगी ताकि कॉस्ट कम होती चली जा रही है। ओके नाउ फिगर 11.9 ऑन द नेक्स्ट स्लाइड शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्लांट साइज। ओके लुक एट दिस, here we go, this is minor revenue, minor cost and minor revenue are intersecting somewhere here, you can see they are intersecting here, this is equilibrium, right, and this is short run average cost, this is the at minimum level, so supply quantity is 6 and price is 25. What happened next? Look at this. If price is 25, firm earns zero economic profit with the current plant. Okay, what they will do is that, here we go. Here we go. If the long run average cost curve is sloping downward and the current output, the firm can increase profit by expanding the plant, right? So now firm ने plant को expand किया, ये नया average cost उस short run का बन गया, ये कम हो रहा है, और ये आपकी marginal cost equilibrium बनाया, तो उससे क्या हुआ, as the plant size increases, short run supply increases, the plant falls and economic profit decreases. Okay, long run equilibrium occurs when the firm is producing at the minimum long run average cost and earning zero economic profit. यहाँ पर this is the point जहाँ पर आप long run average cost, आप देखें long run average cost जो है इधर से शुरू हुई और ये कम होती 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 इस जगह पर मिनिमम पे, और फिर इसके बाद बढ़ना शुरू हो गई, तो फर्म यहाँ पर जो है आके जो लॉन्ग रन कम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम इस जगह पर एग्जिस्ट करेगा M पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। ओके नाउ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, अगेन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अकर्स इन अ कम्पिटिटिव इंडस्ट्री व्हेन इकोनॉमिक प्रॉफिट इज जीरो, सो फर्म नीदर एंटर नॉर एग्जिट। इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो हो रहा है, राइट, जब वो जीरो होगा तो इट मीन नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो बाहर बैठी फर्म को अंदर आने में इंटरेस्ट नहीं होगी और अंदर बैठी फर्म को बाहर जाने में कोई जो जरूरत नहीं होगी। सो इकोनॉमिक प्रॉफिट इज जीरो, सो फर्म नीदर एंटर नॉर एग्जिट द इंडस्ट्री। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज एट द मिनिमम, सो फर्म डोंट चेंज देयर प्लांट साइज। व्हेन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम पॉइंट, दे डोंट नीड टू चेंज देयर प्लांट्स, right? So when average cost is decreasing, they will increase their plant size until and unless they reach at the minimum level. Okay, so long run equilibrium occurs in a competitive industry. Competitive industry क्या है कि ना कोई नई फर्म आना चाहती है ना कोई जाना चाहती है, ठीक है जी, और कॉस्ट जो है वो मिनिमम लेवल पर मौजूद है। ओके here it is, you can see this, the right side of your slide, that is supply is equal to demand and that is the equilibrium point. So P is equal to P naught and Q is equal to Q naught. This is demand curve and this is supply curve, they are intersecting here, so this is equilibrium point, it determines price and equilibrium quantity. So we extend this price to the next diagram, that will become the P. You know that P is equal to M, R is equal to AR, so this is the long run marginal cost curve, they are intersecting here, right, and average cost is also passing through this point at minimum level. Understand? So क्या हो रहा है,
लॉन्ग डिमांड और सप्लाई जहाँ पे इक्वल हो रही है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है वो एक और मार्जिनल रेवेन्यू एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इससे ज्यादा फर्म कोई प्रोड्यूस करना चाहेगी नहीं, क्यों? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, राइट, और प्लांट साइज भी फिक्स हो चुका है, नई एंट्री नई फर्म्स आ नहीं सकती, इससे ज्यादा प्लांट एक्सटेंड करने से प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट से भी कम हो जाएगा आपका काम, तो आप इस तरफ जाएंगे नहीं, तो यहां पर आपका क्या होगा, लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। सो नाउ विल सी चेंजिंग द टेस्ट एंड एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, अ परमानेंट चेंज इन डिमांड, a decrease in demand shift the demand curve leftward, the price falls and quantity decreases. You can see that ये आपका इक्विलिब्रियम था, अब आपका इक्विलिब्रियम यहां पर हो गया, प्राइस कम होके P1 हो गई, क्वांटिटी Q1 हो गई, और आपने देखा कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू कम हो गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ लॉन्ग रन equilibrium, the fall in price puts the prices below the firm's minimum average cost and the firm incur an economic loss. अब firms को क्या होना शुरू हो गया, economic loss होना शुरू हो गया, जब loss होगा तो फिर वो क्या करेंगे, you know that they will start leaving the market. You can see economic losses induce exit, जब वो which decreases short run supply curve and shift short run इंडस्ट्री सप्लाई कर्व टू लेफ्टवर्ड। आप देखें, ये देखा आपने, ये आपका डिमांड कर्व इस तरफ शिफ्ट हुआ था, ये नया था P0 और Q0, और यहां पर आप थे, तो अब ये सप्लाई कर्व भी उस तरफ शिफ्ट हो गया, तो नया इक्विलिब्रियम यहां पर आ गया, जिससे प्राइस लेवल फिर बढ़ गया और क्वांटिटी फिर इंक्रीज हो गई। देखें, प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी फिर इंक्रीज हो गई, और आप यहां से मूव करते 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 फिर उसी पॉइंट पर पहुंच गए जहां पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम है और मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द स्टेबल पॉइंट। और इकोनॉमिक लॉसेस इंड्यूस एग्जिट विच डिक्रीजेस द शॉर्ट रन सप्लाई। एग्जिट व्हाट डज इट मीन, कि फर्म कमजोर छोड़ के चली जाएंगी तो सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा, कम हो जाएगी, कम होगी तो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगी, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ चला जाएगा, जिससे प्राइस और बढ़ जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, और आप जो है दोबारा वापस उसी जगह पर, मीन आप देखें, आप उसी दूसरी इक्विलिब्रियम पे वहां पे पहुंचे। क्यों? क्योंकि अब दिस इज द this is marginal revenue not, this is P not, this is the new price, so firms वहीं पे वापस पहुंच जाएंगे। Okay, now an industry supply decreases, the price rises and the market quantity continue to decrease. An industry supply decreases, the price rises and the market quantity continue to decrease. Okay, when a rising price, each firm that remain in the industry increases production in a movement along the firm marginal cost and cost curve, which is short run supply curve. Okay, so आप नीचे की तरफ move कर जाएंगे. This is other way around. Okay, here we go. Now a new long run equilibrium occurs when the price has risen to the equal minimum average total cost, so the firm do not incur economic losses and firm no longer leave the industry. वो उसी पॉइंट पे आप दोबारा पहुंच जाएंगे ताकि आप इंडस्ट्री को छोड़ के ना जाएं, राइट। The main difference between the initial and new long run equilibrium is the number of firm in the industry, right? एक में नंबर ऑफ फर्म ज्यादा थी, एक में नंबर ऑफ फर्म्स कम थी, ठीक है। इससे क्या मुराद है नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा और नंबर ऑफ फर्म्स कम से? क्योंकि जैसे ही लॉस शुरू हुआ, कमजोर फर्म्स चली गई, जिससे सप्लाई कम हो गई, राइट। अब ये जो सप्लाई कम हुई है, ये क्यों कम हुई है? क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स कम हुई। पहले इक्विलिब्रियम और दूसरे इक्विलिब्रियम में, इनिशियल इक्विलिब्रियम और दूसरे इक्विलिब्रियम में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि नंबर ऑफ फर्म्स पहले ज्यादा थी, अब नंबर ऑफ फर्म्स कम है, आप दोबारा नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंच गए। द न्यू इक्विलिब्रियम, स्मॉलर नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूस द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब जो नए इक्विलिब्रियम में क्या हुआ कि स्मॉलर फर्म्स जो है उतनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, a permanent increase in demand has the opposite effect to those just described, shown in figure 11.9। पिछले में जो इसके जो उलट होगा कि अगर डिमांड बढ़ जाए तो उससे सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इसके बिल्कुल प्रोसेस उलट हो जाएगा। देखिए,
अगर डिमांड बढ़ी तो प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, प्राइसेस ऊपर गई तो एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा या इकोनॉमिक प्रॉफिट अकर करना शुरू हो जाएगा, नई फर्म्स आ जाएंगी जिससे सप्लाई बढ़ जाएगी और दोबारा आप उसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर पहले मौजूद थे। पहले और दूसरे इक्विलिब्रियम में डिफरेंस क्या होगा? वेरी सिंपल, पहले फर्म्स कम थी, अब फर्म्स ज्यादा हो गई, अननॉर्मल प्रॉफिट कर रही है, प्राइस वुड बी सेम। ओके, now the permanent increase in demand has the opposite effect to those described and shown in figure 11.9. now an increase in demand shifts the demand curve rightward, the price rises and quantity increases. okay, अब क्या हुआ? इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व जो है वो आपकी दिस इज डिमांड कर्व, सॉरी दिस इज डिमांड कर्व, ये राइटवर्ड शिफ्ट हुई जिससे इक्विलिब्रियम ऊपर चला गया, जिससे क्या हुआ? प्राइसेस राइज हो गई और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। ओके, economic profit induce entry which increases short run supply and shift the short run industry supply curve rightward. फिर वो किस तरफ चली जाएगी? rightward shift हो जाएगी। उससे क्या हुआ? industry supply increases, the price falls and market quantity continue to decrease. Okay, now with a fall in price each firm decreases production in a movement along the firm marginal cost curve, right? With a falling price, each firm decreases production in a movement along the firm's marginal cost curve, जो कि short run supply curve होती है। आपको बताया ना, मिनिमम पॉइंट से ऊपर की तरफ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से ऊपर की तरफ मार्जिनल कॉस्ट आपकी सप्लाई कर्व होती है, वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ये होगा a new long run equilibrium occurs when the price has fallen to equal minimum average total cost, so the firm do not earn economic profit and firms no longer enter the industry, right? So इससे नए इक्विलिब्रियम से क्या हुआ? इकोनॉमिक लॉस खत्म हो गया, इकोनॉमिक लॉस खत्म हुआ तो इंसेंटिव खत्म हो गया नई फर्म्स का मार्केट के अंदर शामिल होने या इंक्लूड होने का। So with a falling price each firm decreases production in a movement along the marginal cost curve, which is short run supply curve. A new long run equilibrium occurs when the price has fallen to equal minimum average cost, so the firm do not earn economic profits and firm no longer enter the industry. याद रखिएगा, economic profit basically अट्रैक्ट करता है बाहर बैठी हुई फर्म्स को एंटर होने के लिए। वो एंटर होंगी तो इकोनॉमिक प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, राइट? वो क्यों रिड्यूस होगा? एंटर होंगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। ओके, और जो लॉस है वो क्या करता है? आपकी मौजूद फर्म्स जो इंडस्ट्री के वो दे लीव द इंडस्ट्री, उससे क्या होता है? सप्लाई कम हो जाती है। जैसे ही आपकी सप्लाई कम हुई तो फिर क्या असरात होंगे? सप्लाई का अब ये डिमांड और ये सप्लाई कम हुई, अपवर्ड शिफ्ट हुई, प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी कम होगी। ओके, the main difference between the initial and new long run equilibrium in the number of firms in the industry. In new equilibrium a larger number of firms produce the equilibrium quantity. Okay, they will produce the equilibrium quantity, right? But the same quantity is produced by larger number of firms, right? In that case, now external economies and diseconomies. Okay, the change in the long run equilibrium price following a permanent change in demand depends on external economies and external diseconomies. अब याद रखिएगा, the change in long run equilibrium price following a permanent change in demand depends on external economies and internal economies. So we need to understand what is external economies and what is internal economies. Okay, now here we go. External economies are factors beyond the control of individual firm that lower the firm cost as the industry's output increases. ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी एक फर्म के कंट्रोल से बहुत बाहर होते हैं। मसलन and external economies are factor beyond the control of firm that rises the firm cost as industry's output increase, right? So दो चीजें आपको बताई, external economies, the factor beyond the control of individual firm that lower the firm cost, जो फर्म की कॉस्ट को लोअर कर देते हैं as the industry output increases. External diseconomies क्या हुए? ये वो फैक्टर होते हैं, these are beyond the control of firm that rises the firm cost as industrial output increases. Okay, in the absence of external economies or external diseconomies, a firm cost remain constant
एज इंडस्ट्रीज आउटपुट चेंज। अगर एक्सटर्नल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज मौजूद ना हो तो फिर क्या होता है, फर्म की कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है आउटपुट के चेंज हो जाने की वजह से। ओके, Figure 11.11 illustrates the three possible cases and shows the long run industrial supply curve, which shows how the quantity supplies by an industry varies as the market price varies after all the possible adjustment has been made, including change in plant size and the number of firms in the industries. जितनी भी chances हैं changes की वो apply होने के बाद, ठीक है, की सूरत हाल देखते हैं। ओके, here we go. This is the simple, you can see demand and supply curves and equilibrium point, right? Now look at this figure 11.11. what is it showing? Shows that the absence of external economies or external diseconomies, the price remains constant with decrease when demand decreases. When demand decreases, prices constant रहती हैं, right? You can see it here in this diagram. आपके ये जो है, this is the point basically. ये आप मूव करके इस जगह पे ही रहते हैं। पहले ये पॉइंट था, राइट, अब ये पॉइंट है। ये आपकी डिमांड सप्लाई जो है S0 से S1 हो गई और डिमांड जो है वो D0 से T1 हो गई, तो प्राइसेस रिमेन सेम। ये कब रहती हैं? जब एक्सटर्नल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज जो है वो मौजूद ना हो, उन एब्सेंट हो। ओके, हियर वी गो, यू कैन सी जब अब एक्सटर्नल इकोनॉमीज मौजूद हो, ये आपको बता रही है। पहला इक्विलिब्रियम, इनिशियल इक्विलिब्रियम आपका कहां पर था? जस्ट लुक एट दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस, दिस वाज द इनिशियल इक्विलिब्रियम। ओके, जस्ट ignore this light blue curve, just ignore for a sec, right? So you can understand this, right? So what happened then? Here we go. आपकी डिमांड कर्व शिफ्ट होके आपकी D1 हो गई, इंक्रीज होके D1, सप्लाई इंक्रीज होके आपकी S2 हो गई। लेकिन आप इसमें जरा थोड़ा सा गौर करें कि डिमांड ज्यादा इंक्रीज हुई है, सप्लाई कम इंक्रीज हुई है, जिससे नया इक्विलिब्रियम ये बन गया, राइट? पहले प्राइस ये थी और क्वांटिटी ये थी, राइट? अब आपका जो है वो, अगर आप इस पॉइंट से आप देखें इधर आ रहे हैं, राइट? दीज आर द पॉइंट्स यू विल गेट। सो आपने देखा कि नया इक्विलिब्रियम जो हुआ है वो P0 से P2 है, ये इतना सा उसमें इजाफा है और क्वांटिटी में इतना सा इजाफा है। तो आपने देखा कि प्राइस पहले से ज्यादा है जबकि क्वांटिटी पहले से बहुत ज्यादा है। ओके, सो फिगर 11.11b shows that when external diseconomies are present, the price rise when demand increases. डिमांड जब प्राइस बढ़ जाती है जब डिमांड इंक्रीज करती है। ये कब होती है? जब एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज जो है वो मौजूद होती हैं। ओके, नाउ just look at this diagram first and then we'll discuss. This is the basic equilibrium point. Okay, now what happened then? Here we go. अब देखें, जरा गौर से देखें कि डिमांड भी इंक्रीज हुई है और सप्लाई, डिमांड से यहां से सप्लाई इधर इंक्रीज हुई है और डिमांड D0 से D1, डिमांड बढ़ी है, सप्लाई भी बढ़ी है, लेकिन सप्लाई डिमांड से ज्यादा बढ़ गई है, राइट? तो आपने देखा कि this was the supply curve and this was the new demand curve, this should be the equilibrium. ये आप नीचे इस तरफ से होते 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 आप यहां पर आ जाएंगे। ओके, दिस इज द पॉइंट। ओके, इन दैट केस क्या हुआ? प्राइस पहले की निस्बत इतनी कम हो गई और क्वांटिटी जो है वो पहले की निस्बत ज्यादा बढ़ गई। सो फिगर 11.11c जो ये सामने आपके फिगर है, shows that when external economies are present, the price falls when demand decreases. एक्सटर्नल इकोनॉमीज प्रेजेंट हो तो प्राइस क्या करती है? फॉल करती है। कब फॉल करती है? जब डिमांड इंक्रीजेस। ओके, नाउ we'll see the technological change. Here we go. New technologies are constantly discovering that lowers the cost. जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आप डिस्कवर करते हैं तो कॉस्ट पे क्या असर पड़ता है? कम होती चली जाती है। ओके,
Here we go. A new technology enables firms to produce at lower average cost and lower marginal cost. Firm cost curve shifts downward. Remember, ये बहुत समझने की बात है. जब टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाती है तो कॉस्ट कम हो जाती है. कॉस्ट कम होती है तो फिर क्या होता है, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट नीचे लोअर हो जाती है. राइट. सो नई टेक्नोलॉजी आने से कॉस्ट कम हो जाती है. ओके, नई टेक्नोलॉजी आने से कॉस्ट कम हो जाती है. देखिए बात इस तरह से आप समझ लीजिए कि दो चीजें होती हैं. एक होती है प्रोडक्शन, एक होती है प्रोडक्टिविटी. आप इनपुट ज्यादा करते हैं तो आपकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है. राइट. इसको कहते हैं प्रोडक्शन का ज्यादा होना. लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है. उन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है. अगर रिसोर्सेज ज्यादा करके प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो इसको कहते हैं प्रोडक्शन बढ़ गई है. सो इन केस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द टेक्नोलॉजी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. आपको मेरी बात समझ आ रही है ना कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से या नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से या नई टेक्नोलॉजी को जो यूज करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. तो होता फिर क्या है, अ न्यू टेक्नोलॉजी, आपको ये तो मालूम है कि कॉन्स्टेंटली डिस्कवर हो रही है. अ न्यू टेक्नोलॉजी enables firm to produce at a lower average cost and lower marginal cost. तो फिर उससे क्या होता है, firm's cost revenue shifts downward, right? So firm's cost curve shifts downward. Here we go. Firm that adopt the new technology earn a economic profit. अब जो फर्म भी नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेगी उसको क्या होगा, उसका प्रॉफिट जो है उसे इकोनॉमिक प्रॉफिट हासिल होना शुरू हो जाएगा. ओके, ये बोला क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखिए आम फर्म जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रही उसकी तो एवरेज कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट वही है ना, सेम है. लेकिन जो फर्म टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही है उसकी एवरेज कॉस्ट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. जब कॉस्ट नीचे की तरफ, प्राइस बेशक वही रहे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट हो गया. जब वो इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट हुआ तो ये उसकी किस वजह से जनरेट हुआ, बेसिकली टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन की वजह से. ओके, नाउ न्यू टेक्नोलॉजी फर्म एंटर एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी फर्म ईदर एग्जिट और अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी. ये बड़ी सिंपल सी बात है कि या तो पहले से मौजूद फर्म्स जो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करना चाहती वो उनको मार्केट छोड़ के जाना पड़ता है. क्यों जाना पड़ता है कि दूसरी फर्म्स या वो फर्म जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रही है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रही हैं. उस इकोनॉमिक प्रॉफिट को देखकर बाहर बैठी हुई फर्म्स जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना चाहती हैं वो मार्केट के अंदर आ जाती हैं और वो जो है उनका वो प्रॉफिट शेयर कर रही होती है. जो फर्म टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर रही उनको लॉस फेस करना पड़ता है. ठीक है, तो उस लॉस को दूर करने के लिए उन्हें दो काम करने पड़ते हैं, या सिंपली दे वाइंड अप देयर बिजनेस एंड लीव द मार्केट और दे हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी. ओके, सो इसके अलावा किसी फर्म के पास कोई चारा नहीं होता. नाउ इंडस्ट्री सप्लाई इंक्रीजेस एंड इंडस्ट्री सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड. टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने से इंडस्ट्री की आपकी देखिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हुई तो सप्लाई बढ़ गई. सप्लाई बढ़ी तो फिर क्या हुआ, इंडस्ट्री की सप्लाई जो वो आपकी किस तरफ शिफ्ट होगी, राइटवर्ड शिफ्ट होगी. दिस वाज सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया. फिर क्या हुआ, द प्राइसेस फॉल एंड द क्वांटिटी इंक्रीजेस. प्राइसेस पे क्या हुआ, प्राइसेस फॉल कर गई और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई. राइट. सो आपको ये बातें कुछ याद आ रही है ना जो हमने आपको डिमांड और सप्लाई के हवाले से आपको बताई थी. जस्ट लेट मी रिमाइंड यू, यहाँ पे कॉर्नर में हम आपको छोटा सा याद दिलाने के लिए ये देखें, यू रिमेम्बर दिस, ये क्वांटिटी और दिस इज द प्राइस, दिस इज द डिमांड and this is the supply, this is SS and this is D and D. This was the equilibrium point, so this is equilibrium price P steric or this is equilibrium quantity, that is Q steric. Okay, fine. Now introduction of technology, supply curve shifted from that place to that place, S dash. What, this is the new equilibrium. What happened to price? Price reduced, decreased. Okay, what happened to सप्लाई, दैट इज इंक्रीज. क्वांटिटी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगी. ये सप्लाई कर्व जो आपका शिफ्ट हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये क्यों हुआ, ये इस वजह से हुआ कि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी. ओके, द प्राइस फॉल्स एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस. ओके, नाउ eventually a new long run equilibrium emerges in which all the firms use the new technology. The price has fallen to the minimum average total cost and each firm earn normal profit again. Okay, अंडरस्टैंड. जब सारी फर्म जो है ना वो उसको एक फर्म टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, तो वो आपकी डाउनवर्ड हो गई, आपकी प्राइसेस डाउनवर्ड हो गई, जिसकी वजह से तमाम फर्म फिर से नॉर्मल प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे. नाउ द एडजस्टमेंट प्रोसेस एज
old technology firm exit or adopt the new technology firm enter and create great change in the local geographical prosperity. देखिए बड़े गौर से देखिएगा, देखिए जहाँ पर भी आपने देखा कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज आपने देखा वो टेक्नोलॉजी उनके यहाँ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है. अब ये आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल होने की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, प्राइसेस कम हुई. जब प्राइसेस कम हुई तो लोगों की वेलफेयर ज़्यादा हो गई. आपको इस बात को समझते हैं ना. तो ये सारी बातें, ये सारी वजूहात मिलकर आपके क्या करते हैं, इकोनॉमी को डेवलप करते हैं. प्रोडक्टिव एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो होती है. राइट नाउ we go. Some regions experience economic decline while other experience economic growth. कुछ regions में economic decline भी हो जाता है, कुछ में economic growth भी हो जाती है. राइट अब competition and efficiency को हमने देखना है. competition and efficiency. Efficient use of resources. Resources are used efficiently when no one can be made better off without making someone else worse off. Right. Resources are used efficiently when no one can be made better off without making someone else worse off. रिसोर्सेज का बेहतर तरीन इस्तेमाल वो होता है कि कोई उससे मजीद फ़ायदा नहीं ले सकता जब तक वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए. ठीक है, मीन इकोनॉमिकली. राइट. तो रिसोर्सेज आर यूज एफिशिएंटली. कब वो एफिशिएंटली? व्हेन नो वन कैन मेड बेटर ऑफ, बेहतर नहीं हो सकता, विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ. ओके, तो रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड वेरी वेरी एफिशिएंटली. ओके, नाउ The situation arises when marginal benefit equals to marginal cost. ये सूरत हाल कब पैदा होती है? जब marginal cost और marginal benefits equal हो जाते हैं. देखिए, here we go. Choice, equilibrium and efficiency. We can describe an efficient use of resources in terms of choice of consumer and firm coordinated in market equilibrium. Right? Here we go. We derive a consumer's demand curve by finding how the best budget allocation change as the price of a good changes. Right? हम डिमांड कंज्यूमर की डिमांड कर्व by finding how the best most valued by the consumer budget allocation change as the price of good changes. Right? Now, so consumer get the most value of their resources at the point along their demand curve which are also their marginal benefits. So demand curve उसके marginal benefits होते हैं ना. Look at this. We derive a competitive firm supply curve by finding how the profit maximizing quantities changes as the price of good changes. This is how we can derive the competitive firm supply curve. Okay, ये हम पहले बहुत तफसीलन कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहा. So firm gets the most value of out of their resources at all points along their supply curve which are also their marginal cost curve. Right? Clear? Now, in competitive equilibrium the quantity demanded equal to the quantity supplied, so the marginal benefits equal to marginal cost. Okay, you remember supply curve का वो हिस्सा, marginal cost का वो हिस्सा जो average variable cost के minimum point से ऊपर की तरफ होता है, वो क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट का वो हिस्सा ऊपर वाला, वो मार्जिनल कॉस्ट का वो फर्म की सप्लाई का वो होता है. ओके, दैट इज व्हाई इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट व्हाट वी आर सेइंग हियर. सो मार्जिनल बेनिफिट्स आर इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ओके, ऑल गेन्स फ्रॉम ट्रेड हैव बीन realized. Look at this. Competition and efficiency. Right? Now you can see here in this diagram there is a simple demand and supply curve. Where supply is representing marginal cost and demand is representing marginal benefits. I have already explained कि supply जो है वो marginal cost होती है और demand जो है वो marginal benefits के. और equilibrium is taking place somewhere here. I have already highlighted this. Right? You can see this. Okay, so you can see this is the equilibrium point where marginal benefits are equal to marginal cost. Okay, now see, this figure illustrates an efficient outcome in perfectly competitive industry. Right? Look at it. Along the demand curve, D is equal to marginal benefit. Right? The consumer is efficient. So demand curve from this point, this is from this point to onward, I'm highlighting this. So this consumer is efficient on there. Right? And along the supply curve, producer is efficient according to
this supply curve, producer is efficient, and on this demand curve, consumer is efficient. So this is the point where efficiency of consumer and producer is equal. You can see this. If the quantity produced where Q is equal to Q naught here, right? Marginal benefit, this is marginal benefit, that point lies on demand curve, and this is marginal cost. So marginal cost and marginal benefits. So marginal benefits are OB naught and marginal cost is OC naught when quantity is produced OQ naught. Okay, so if the quantity produced were Q naught, marginal benefit B naught and would exceed the marginal cost, that is C naught. So marginal benefits are more than marginal cost. Everyone would better off if production increases. ठीक है, वो आप you will start moving these points, right? So production start increasing, right? Look like this. If quantity produced were Q steric, mean this one, so price is P steric here. This is the efficient allocation. What is this? This is the efficient allocation point. Okay, if the quantity produced Q steric, marginal benefit would equal to marginal cost, that is P steric. Okay, this outcome is efficient. This outcome is efficient. The outcome is efficient when marginal benefits are equal to marginal cost, right? If marginal benefits are more than marginal cost, then it is better to produce more commodity, right? So it is, everyone will be better off, right? Now, the quantity Q steric and P steric are the competitive equilibrium values. Okay, you can see. So competitive equilibrium is efficient. Okay, the consumer gain the surplus. This whole, you can see this, you know, this whole triangle is consumer surplus, right? And this triangle from here to here, and this triangle is basically, and the producer gain is the producer surplus. So the blue one is the producer surplus and the green one is the consumer surplus. You can see that at this efficient allocation, consumer surplus and producer surplus both are getting the surpluses, right? So competitive equilibrium is efficient only if there are no external benefits and cost. So competitive equilibrium is efficient only if there is no external benefits or external cost. External benefits क्या होते हैं? Are the benefits that occurs to the people other than the buyer of good. यानी कि उस चीज़ के खरीदार के अलावा किसी को फ़ायदा हो रहा है, ये एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं. और एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है? The cost that are borne not by the producer of the good or services but someone else, किसी और को जो है वो जो कॉस्ट फेस करनी पड़ी उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट. ओके, efficiency of perfect competition. Now we'll see that three main obstacles to achieve efficiency in the resource allocations. तीन main obstacles वो कौन से हैं? हम पढ़ के रहे हैं efficiency of perfect competition. अब perfect competition की efficiency देख रहे हैं, right? So there are main obstacle to achieving efficiency is the resource allocations are monopoly, public good, external cost and benefits. We'll discuss one by one. Monopoly restricts output to increase price and profit. Monopoly restricts output to increase price and profit. देखिए, monopolist है, monopolist कहते ही उसको है जो एक फर्म सप्लाई मार्केट को दे रही हो. अगर वो फर्म चाहती है कि उसके रेवेन्यू ज्यादा हो तो वो इजीली आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करके प्राइस को बढ़ा लेगी. ओके, सो जब आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट करेगी, प्राइस बढ़ जाएगी, उसके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे. तो मोनोपोली जो है वो पहला एफिशिएंसी के, मार्केट एफिशिएंसी के रास्ते में सबसे पहली रुकावट मोनोपोली है. मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट्स आउटपुट टू इंक्रीज. क्या करती है? आउटपुट को कम करती हैं ताकि प्राइस में इंक्रीज हो जाए, ताकि उनके रेवेन्यूज में इंक्रीज हो जाए. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. यू कैन सी दैट दिस इज द वन व्हिच यू नो वर्क अगेंस्ट द competitive market. Okay, the second one is the public goods are goods for which everyone benefits but no one would willing to pay. So a competitive market would produce a quantity below the efficient level, right? So
ये दिस इज अनदर थिंग। पब्लिक गुड्स जो हैं, जैसे कि आप देखते हैं ना, पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, स्कूलिंग जो है, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल जो है, उनकी जो है वो जितनी उनकी कॉस्ट होती है उतनी उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे होते। सो पब्लिक गुड्स आर गुड्स फ्रॉम विच एवरीवन बेनिफिट्स, हर बंदा उन स्कूलों में बढ़ता है, बट नो वन वुड विलिंग टू पे, प्रॉपर पे करना कोई नहीं चाहता। सो कॉम्पिटिटिव मार्केट would produce a quantity below the efficient level. Okay, now external cost or benefit means that demand curve do not measure all the benefit and cost curve do not measure all the cost, so the competitive market might produce too much or too little. यानी कि डिमांड कर्व वो जो है वो तमाम बेनिफिट्स को कंज्यूमर के मेजर नहीं कर रही होती, और जो सप्लाई कर्व है वो प्रोड्यूसर के तमाम बेनिफिट्स को जो है वो कॉस्ट को मेजर नहीं कर रही। तो जो इक्विलिब्रियम होगा, जो प्रोडक्शन होगी, वो जो है वो ऑप्टिमल नहीं होगी, यानी कि उसके अंदर जो है वो एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट मींस that demand curve do not measure all the benefits and the cost curve do not measure all the costs, so the competitive market might produce too much or too little. Why this is so? Because maybe demand is not measuring all the benefits, or the cost curve is not measuring all the cost. So जो भी इक्विलिब्रियम होगा, मे बी उसमें जो है वो जो बेनिफिट्स हैं वो कम भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। This was today's lecture. What we studied today is that शुरू हमने जो है वो आज परफेक्ट कंपटीशन से किया, उसके शॉर्ट रन की सप्लाई कर्व्स को देखा, आपको ये बताया कि शॉर्ट रन की सप्लाई कर्व क्या होती है, वो किस तरह से बनती है, और हमने ये देखा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से मिनिमम लेवल से ऊपर की तरफ मार्जिनल कॉस्ट ही दरअसल फर्म की जो है वो सप्लाई कर्व होता है। और अगर एक फर्म की सप्लाई कर्व दूसरी की तीसरी की तमाम फर्म जो इंडस्ट्री के अंदर सप्लाई दे रही है उनकी सप्लाईज को एड अप कर लिया जाए, तो उससे क्या होता है, हमारा मार्केट की सप्लाई कर्व जो डेवलप हो जाती है। उसके बाद हमने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देखा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म देखा, आपको ये बताया कि लॉन्ग रन के तहत फर्म्स हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं, क्योंकि अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रही हैं फिर उसका क्या असरात होंगे, फिर जो बाहर बैठी फर्म्स हैं उनको वो attract करेगा economic profit, they will come into the market, they will start producing that and the supply will increase and the abnormal profit will decrease, so it will become a normal profit or economic profit, right, normal profit, right. So economic profit जो है वो कम होके normal profit हो जाए। इसी तरह से अगर लॉस हो रहा है, जो है इकोनॉमिक लॉस हो रहा है मार्केट के अंदर, तो फिर क्या होगा, फिर भी इसके अदर वे राउंड होगा, जो कमजोर फर्म्स होंगी वो क्या करेंगी, मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी, मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी, जिससे सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई के कम होने से प्राइस थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, सप्लाई का विल शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड और प्राइसेस बढ़ जाएंगी, जिससे जो है लॉसेस कम होकर नॉर्मल हो जाएंगे। फिर हमने टेक्नोलॉजी की बात की, टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है फर्म को उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अब उसके लिए आप गौर कीजिए, वो फर्म्स जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेती हैं वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा लेती हैं, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो वो उनका इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। जो एग्जिस्टिंग फर्म है या तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी या उनको मार्केट को छोड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस तरह से देखिए कि लॉन्ग रन के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से इंट्रोड्यूस होती है और किस तरह से हेल्प करती है जो है वो पुरानी फर्म्स को कि नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें या बाहर बैठी हुई जो टेक्नोलॉजी जिन अडॉप्ट करने वाली फर्म्स हैं वो मार्केट के अंदर आ जाए और कंज्यूमर का बेनिफिट हो जाए। उसके बाद हमने आपको बताया डिमांड और सप्लाई, ये जो परफेक्ट कंपटीशन है इट इज वेरी एफिशिएंट, राइट। व्हाई इट इज एफिशिएंट? बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट्स। डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स मार्जिनल बेनिफिट्स एंड सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट मार्जिनल कॉस्ट। सो जहां पर ये दोनों इक्वल होते हैं वो इक्विलिब्रियम होता है, उससे कंज्यूमर का सरप्लस भी जनरेट हो रहा होता है, प्रोड्यूसर का सरप्लस भी जनरेट हो रहा होता है, इसलिए इसको हम एफिशिएंट बोलते हैं। और एफिशिएंसी को जो है वो हर्ट कौन सी चीजें करती हैं, वो एक्सटर्नल इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज करती हैं, राइट। मे बी डिमांड का वो सारी जो बेनिफिट्स हैं उनको कैलकुलेट नहीं कर रहा और जो सप्लाई का वो सारी कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर रहा। ये वजह बन सकती है कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके ऊपर एफिशिएंट पॉइंट हम उसको ना बोल सकें। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने परफेक्ट कंपटीशन को देखा। पिछला लेक्चर और इस लेक्चर को जो है आप कोशिश कीजिए कि मिला के पढ़ें, पहले बेशक सेपरेटली पढ़ लें फिर उसको मिला के पढ़ें ताकि आपको अच्छी तरह से ये सीक्वेंस में समझ आए। हमने पिछले लेक्चर के अंदर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर शुरू किया था जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरह से
परफेक्ट कंपटीशन के तहत जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर परफेक्ट कंपटीशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और एफिशिएंट है, जिसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली हमने पढ़नी है। तो परफेक्ट कंपटीशन हमारा कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी तो हम आपको मोनोपोली के हवाले से कुछ बातें बताएंगे और आप देखिएगा कि किस तरह से दो एक्सट्रीम्स, एक परफेक्ट कंपटीशन और एक मोनोपोली जो है वो प्राइस और आउटपुट को डिटरमिन करते हैं और इस कंज्यूमर्स को क्या फ़वायद है और प्रोड्यूसर्स को क्या फ़वायद है और किस तरह से इक्विलिब्रियम और प्रॉफिट जो है वो हम डिटरमिन करती हैं। एक मोनोपोलिस्ट फर्म वो किस तरह से अपने रेवेन्यूज़ बढ़ा सकती हैं, मोनोपोलीज किस तरह से कायम होती हैं, ये भी हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।